ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। बहुत शुक्रिया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम भी है, मिड एग्ज़ामिनेशन। तो अब तक जो हम स्टडी कर चुके हैं थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर को फोकस किया और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन उसको, और इसके साथ साथ जो है वो किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर के लिए टीसीपी और यूडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है वो मौजूद हैं किसी भी प्रोटोकॉल को प्राइमरीली एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो हमने पोर्ट का कंसेप्ट सीखा था कि इसमें जो है वो पोर्ट्स आर यूज एज डोर्स बिटवीन लेयर्स, ताकि जो सर्विस है वो प्राइमरीली अपर लेयर्स को प्रोवाइड की जा सके। सो लोअर लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द अपर लेयर। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास प्राइमरीली जो है वो हमारे पास जो है दो प्रोटोकॉल हैं, एक यूडीपी है और इसी तरीके से एक जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल। तो इन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। जिस तरह एप्लीकेशन लेयर की हम बात कर रहे थे, इसमें जो है वो इंटरफेस है और इसके साथ साथ जो है वो बाइनरी इनकोडिंग है और इसके साथ साथ जो है वो कुछ और फंक्शंस हैं। वालेकुम अस्सलाम, चलो स्किल भी आ गए हैं। और एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे जो है वो हमारे पास फिर नेटवर्क लेयर है, जिसके ऊपर मेन प्रोटोकॉल जो है वो आईपी एड्रेस है या आईपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब हम जब यूडीपी और टीसीपी की बात करेंगे तो इसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नीचे नेटवर्क लेयर है। अब इसमें जो कंसेप्ट हम सीखेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर है वो किस तरीके से जो है वो एक रिलायबल जो है वो चैनल प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू द नेटवर्क लेयर, जो कि प्राइमरीली एक अनरिलायबल इनहेरेंटली जो है वो चैनल है। एंड दीज लेयर्स आर primarily used to understand and isolate the functions जो कि डिफाइन किए गए हैं थ्रू स्टैंडर्ड। अब नेटवर्क लेयर जब हम पढ़ेंगे तो फिर उससे नीचे डेटा लिंक लेयर की भी बात करेंगे। तो यूडीपी और टीसीपी के बारे में जो हम अब तक जानते हैं एप्लीकेशन लेयर के पर्सपेक्टिव में, और हमने इनके क्लाइंट और सर्वर जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी पाइथन में एक डेमोस्ट्रेशन किया था कि इनके दरमियान फ़र्क ये है कि जो यूडीपी है इसकी जो एनोलॉजी है ये पोस्टल सर्विस से डिराइव्ड है, जबकि उसके मुकाबले में जो टीसीपी है इसकी सर्विस जो है वो टेलीफोन जो या टेलीफोन सर्विस जो है उससे डिराइव्ड है। तो पोस्टल सर्विस में जैसे हम एक लेटर लिखते हैं और पोस्ट कर देते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन टीसीपी में एक कॉल इस्टेब्लिश होती है और कॉल इस्टेब्लिश यानी एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद वो यूज़ होता है और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम टीसीपी की बात करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ मैकेनिज़्म जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं
जिसमें कि एक चीज़ कहलाती है एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट के अलावा यहाँ पे जो है वो टाइमर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर कोई पैकेट, टीसीपी पैकेट जो है वो भेजा गया है और एक टाइम तक उसकी जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो उसको रीट्रांसमिट कर दिया जाए। इसके साथ साथ इसी लेयर के ऊपर एक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का है। इसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो एक सिस्टम जो है वो मल्टीपल क्लाइंट के जो कनेक्शन हैं उनको इस्टेब्लिश कर सकता है। और इसी तरीके से एक सिस्टम के ऊपर अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगरचे यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है, अगर हमारे पास हमारे पास 3 सिस्टम है और 3 सिस्टम इस तरीके से हैं कि जो है वो एक सिस्टम हमारे पास जो है वो एक सिंगल प्रोसेस रन कर रहा है, जबकि एक सिस्टम जो है वो हमारे पास जो है वो 2 प्रोसेस रन कर रहा है, 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस। ओके, जैसे कि वेब सर्विस है और एफटीपी है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और क्लाइंट है जिसमें के 3 डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो मौजूद हैं, तो अगर ये प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इसी तरीके से ये प्रोसेस भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और अगर ये 2 प्रोसेस जो हैं वो इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एक सिंगल प्रोसेस के साथ, तो ये जो मैकेनिज्म है ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के रोल के साथ होगा। इसके साथ ये चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे। टीसीपी के साथ साथ जो है वो फिर इसी लेयर के ऊपर जो है वो एक चीज़ कहलाती सेगमेंटेशन। वो बड़ा पैकेट है, उस पैकेट को स्मॉल पैकेट्स में जो है वो कन्वर्ट किया, तो सेगमेंटेशन और फिर उसको जो है वो क्या कहते हैं मज़ीद टुकड़ों में तब्दील करके फिर दोबारा से उसको रीअसेंबल करना। So segmentation and reassembly is also a function which is defined at this layer. इसके बाद हम स्टेट जो मशीन्स हैं या स्टेट चार्ट्स जो हमने किसी ज़माने में डिजिटल लॉजिक में पढ़े थे, फाइनाइट स्टेट मशीन कहना चाहिए। तो फाइनाइट स्टेट मशीन की मदद से जो है वो हम जो डिफरेंट टीसीपी के वर्जन्स हैं या जो समझे इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनको समझेंगे, और इस तरीके से यूडीपी का भी। लेकिन यूडीपी में चूँकि एक्नॉलेजमेंट नहीं आती और ना ही उसमें ये टाइमर फंक्शन है जो कि फ्लो कंट्रोल को प्राइमरली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टीसीपी के पर्सपेक्टिव में यहाँ फ्लो कंट्रोल भी होगा, और यूडीपी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम चूँकि पैकेट नंबर असाइन किए जा सकते हैं, लिहाजा ये चीज़ जो है ये जनरल होगी। आप शहरोज शकील पूछ रहे हैं क्या यूडीपी जो है वो हाफ डुप्लेक्स होगा। असल में हम जो है जब कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं तो उनकी एबिलिटी के हिसाब से हम हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं, और उसका तल्लक जो है वो चैनल के 1 वे या 2 वे यूटिलाइजेशन से होता है। हम यहाँ पे जो है वो चूँकि फंक्शनलिटी जो है उसकी बात कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से लिंक्ड है, तो ये एक तो डिसिप्लिन का फ़र्क है।
दूसरा जो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की जो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो एनालॉग डोमेन में है, जबकि जो कम्युनिकेशन हम नेटवर्क में सीखते हैं या इस लेयर्स पे जो हम बात कर रहे हैं, फिजिकल लेयर की अभी बात नहीं कर रहे, इन लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये डिजिटल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम आमतौर पे हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स का जो कंसेप्ट है उसको आउटलाइन नहीं करते हैं। उसकी जो आउटलाइनिंग है वो कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स हैं या फिजिकल लेयर्स की जब हम बात करेंगे उस वक्त वो आप एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो दो डिफरेंट एरियाज की टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम इस कॉन्टेक्स्ट में मिक्स नहीं करना चाहते। तो चलें, शुक्रिया, आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। तो अब हम इस जो है वो इसकी तरफ मार्च करते हैं। इसका एक आउटलाइन मैंने आपको बता दिया है, और दो चीज़ें जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं वो है फ्लो कंट्रोल। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एरो की मदद से बता दूं कि इसमें और चीज़ें भी मौजूद हैं। तो फ्लो कंट्रोल, ऑब्वियसली फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म एक्नॉलेजमेंट से और टाइमर्स से और जो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं उनके साथ इम्प्लीमेंट होगा, और इसके साथ साथ जो है वो सेगमेंटेशन और री असेंबली, इसके अलावा इन्हीं चीज़ों की मदद से नेटवर्क कंजेशन जो है उसको भी यहाँ पे जो है वो डील किया जाता है। क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि जो नेटवर्क कंजेशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो ऑब्वियसली ये पार्ट जो है ये भी इस लेयर पे फंक्शन के तौर पे मौजूद है। इस नेटवर्क कंजेशन को डिटेक्ट करना और प्राइमरीली जो फ्लो कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो कहलाता है कि जो रिसीवर है, यहाँ थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ, ये फ्लो कंट्रोल का पार्ट है कि रिसीवर जो है प्राइमरीली कंट्रोल या कम्युनिकेशन फ्रॉम ए सेंडर। रिसीवर कैसे कंट्रोल कर रहा होता है? बिकॉज सपोज करें कि रिसीवर इज ए सर्वर and it has multiple connection from the client and receiver somehow जो है वो किसी प्रोसेसिंग में, और वो जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, then it requests the clients to slow down, send the information in, let's say, after some time, after a random amount of time. So when the receiver controls the communication from a sender, और sender को वो इन्फॉर्म कर देगा कि अब तुम ज़्यादा स्पीड से भेज सकते हो या कम स्पीड से भेज सकते हो, तो दैट इज़ आल्सो ए पार्ट विच इज़ लिंक्ड विद द फ्लो कंट्रोल। तो इस तरह एक छोटा सा हमने आपको चार्ट जो है वो बता दिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किताब और जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं इनके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रिव्यू करने जाएंगे। Okay, so in this chapter, our goal is to understand the principles which are behind the transport layer. ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन anyhow, because of the limitation in the book and the course, we are not covering each and everything in detail. But ये कि these topics, many of the topics span the whole book. So multiplexing and demultiplexing, reliable data transfer, flow control and congestion control. These are some of the principles.
which are behind. And because there are the protocols, so primarily UDP and TCP are the two protocols which are being used at this layer. As we know, the UDP is a connectionless protocol, whereas the TCP is a connection-oriented and also reliable transport protocol. The outline of the chapter 3, it has 7 different sections, and the topics are distributed in those 7 sections. So first of all, the section 3.1 deals with the transport layer services. सर्विसेज पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ जो है वो रिपीट करना चाहता हूँ कि सर्विसेज आर ऑलवेज ऑफर्ड बाय द लोअर लेयर and the service users या service consumers are always on the upper layer. So that means when we are at transport layer, the transport layer primarily provides services to the application layer. And similarly, beneath transport layer is the network layer, and the network layer service provides to the transport layer. This is the basic concept and the idea behind formation and the stacking of those layers. Then we will see those topics as the time and the slides will continue. So if we see the graphical view, which is followed by the book throughout in this version of the book, the transport layer exists on the end systems, and those end systems may be client, may be server process, and those processes primarily having access to the transport layer. So we can easily think of a logical channel, which is can be end-to-end transport, logical end-to-end transport channel between those transport layers. It is logical because actual communication takes the path from application to physical, and then physical layers will primarily communicate with each other. But to have an understanding कि किस तरीके से आप जो ऊपर से डेटा और नीचे से इसी तरीके से जो डेटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से पास ऑन होगा. In between these two nodes, we primarily in these switches because they are not running the transport layer unless they are the gateways. Because when we talk about the gateways are up to the transport layer. So let's read this thing. Provide logical communication between application processes which are running on different hosts. So these transport protocols run in end systems, जो कि यहाँ पे show भी किए गए हैं. There is sender side and there is a receiver side. ये हम अपनी assumption के लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा उनको ब्रेक कर देते हैं कि देयर इज अ सेंडिंग साइड एंड देयर इज अ रिसीविंग साइड. सो ऑन द सेंडिंग साइड, application break messages into segments and then passes those to the network layer. We know that there are also headers which are attached to the those segments. तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाती है, वो ये है कि ऑन एप्लीकेशन लेयर जो डेटा है we call that data messages on application layer, and on transport layer that primarily message is then break up into the segments. So usually in old book terminologies, the messages exist on the application layer and the segments exist on the transport layer. So on the receiver side, these primarily broken segments are then reassembled into the messages and then passed on to the upper layer. जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी गई वो है headers. The headers contain the control information for the layer which is beneath. जो lower layer है उसके लिए headers जो हैं they contain the control information about the
service which is needed by the upper layer. Okay, more than one transport protocols are available for applications, and those are TCP and UDP protocols. Now, it also have is very brief comparison between transport layer and also between network layer. So the network layer provides a logical communication between hosts, whereas the transport layer provides logical communication between processes. Okay, because the transport layer have the servants for the service, the upper layer, and upper layer has the processes. So its function is to communicate processes, whereas the network layer is specifically designed to communicate the host because host has the IP addresses. There is also book places an analogy in which there are primarily two houses, and each house has 12 kids. So two houses and each house has 12 kids. And those 12 kids are primarily sending the messages or the letters post to the 12 kids on another house. So by using this primarily example, they develop a small analogy, and that analogy primarily link different uh, network concepts to each other. Just say, for example, houses are treated as the hosts. Okay, so this is the host one, this is the host two. Then processes are the kids. So these are the 12 processes, and they processes want to communicate with each other. So there is a sender and there is a receiver. Sender and receivers are also there, and application messages are primarily put in the envelopes, and these are primarily letters in the envelopes. So letter in envelopes are the messages. So this way, and the transport protocol is primarily the AND and BOP. जो क्या करेंगे, जो प्राइमरली जो कम्युनिकेशन लेटर लेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे. ठीक है. So if this is the N's house and these 12 people want to send the letters, they cannot deliver directly. They give the letter to N, and then N delivered letter to primarily Bill, and then Bill deliver letters to. This is the physical communication link. And network layer protocol is primarily provided by the postal service. So this is one analogy which can, and there are many other examples which can be used to understand the insight of this layer and different terms by using the commonly available routine में जो हम इस्तेमाल करते हैं terms उनकी मदद से. So the transport layer protocols, the TCP and the UDP. थोड़ा उनके बारे में technical detail है. So the TCP is a reliable. We see why it is reliable. And in order delivery, because of the sequence numbers, the numbers which are attached to each packet, and it provides, this protocol provides the congestion control, flow control, and it also provides a connection setup. जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो उसमें हमने कहा था कि 2 RTT time is required to set up a primarily set up a connection. So अब मैं ये भूल गया हूँ कि 1 RTT चाहिए था या 2 RTT चाहिए था. But anyhow, in this chapter 1 में जब हमने ये न्यूमेरिकल्स किए थे
उन न्यूमेरिकल्स में हमने ये पढ़ा था कि देयर इज सम टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। ओके, इसके मुकाबले में यूडीपी इज ए अनरिलायबल एंड अनऑर्डर्ड डिलीवरी, आल्दो इसमें भी हम पैकेट के नंबर्स की तो बात होगी, क्योंकि obviously it has to be reassembled on the receiver side. So it is primarily a best effort delivery. It does not guarantee primarily a delivery. So it's a best effort delivery, और चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट किया है, तो नो देयर आर लेस एरर्स इन द networks. So some services which are not available are the delay guarantees and the bandwidth guarantees, which are required for few services, application layer services, जिसमें के टेलीफोनी सर्विसेज हैं और इसी तरीके से सर्जिकल मेडिकल में जो यूज होती हैं, those kind of services. Okay, there is any question? Okay, if there is any question. Now moving towards the multiplexing and demultiplexing, इसमें थोड़ी सी इसमें जो है कुछ सिमुलेशंस भी डाली है अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो है इसको हम समझ सकें आसानी के साथ। ओके, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो है वो सेंडर साइड जो है वो द मल्टीप्लेक्सिंग एट द सेंडर साइड handle data from multiple sockets at transport header. So that means the header is the main thing in which जो है वो this multiplexing and demultiplexing primarily occurs. This as you can see, there is a server and there are two client hosts, and these clients are primarily communicating with the processes on the server. So the P3 process and the P4 process are communicating with the application processes P1 and P2, and these two are the separate process, and P3 is communicating with P1 and P4 is communicating with the P2. Sockets are shown there as a door. Similarly, processes are shown there as a oval. So the demultiplexing is used at receiver, and the receiver primarily use header information to deliver the received segment to correct sockets. So primarily there is a header, and that header specifies the information के जो primarily किस process की जो है वो बात हो रही है. So this happens at the transport layer, कि जिसके अंदर जो है वो ये डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द हेडर कि किस प्रोसेस की कम्युनिकेशन किस प्रोसेस के साथ होगी. ये चीज़ थोड़ी सी आगे मज़ीद एक्सप्लेन होगी विद डिफरेंट लेबल्स की मदद से इस चीज़ को एक्सप्लेन करें. सो how this process of multiplexing and demultiplexing works. The TCP and UDP segment format, as we can see, there is a source port number and there is a destination port number, and there are other header fields, and there is a payload which is the application data. So these fields are primarily work together to implement what is called the multiplexing and demultiplexing. Host receives the IP datagrams. So each datagram has the source IP address and destination IP address. So the datagrams contain the source IP address and the destination IP address.
Each datagram carries one transport layer segment, and each segment has source, destination, port number. So inside we have the IP address information and also the port information for both source and destination. In addition to the data, so host uses the IP address and port number information to direct the segment to the appropriate segment. तो अगर हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के बाद देखेंगे कि जब वो इनको लेबल्स करके बताएगा तो ये ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो है ये समझ में आ जाएगा। अभी तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में पेश की गई है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब जो रिसीवर है उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें वो देखेगा कि आईपी एड्रेस और उसके साथ जो पोर्ट नंबर है वो क्या है, और उस पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट के हिसाब से उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा अपर लेयर. So connectionless demultiplexing, because there is a UDP as well. So recall created socket has host local port number. जब हमने UDP क्लाइंट और UDP सर्वर प्रोसेस जो है वो देखे थे पाइथन पे, जब हमने बनाए थे तो उसमें जो है वो हमने एक सॉकेट नंबर की बात की. ओके, so when creating datagram to send into UDP socket must be specify the destination IP address and the destination port number. So this was the primarily code. जो कोड किस तरीके से नजर आएगा ये इस तरीके से होगा, but the actual communication is like this. When host receives the UDP segment, it checks the destination port number in segment and then direct the UDP segment to the socket with that port. ये वही information है जो अभी हम पहले स्लाइड में पढ़ के आए. So IP datagram with same destination port number but different source IP addresses and our source port number will be directed to same socket at the destination. So it is also possible, जैसे कि एक वेब सर्वर होता है और वेब सर्वर जैसे आप जानते हैं कि डिफरेंट क्लाइंट जो है वो सेम पोर्ट को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो अगरचे डिफरेंट आईपीज होते हैं लेकिन पोर्ट नंबर सेम होती है. सो दैट मीन अपर जो प्रोसेस है उसके ऊपर कम्युनिकेशन के लिए वो एक पोर्ट जो है वो यूज होगी. सो दिस इज हाउ इट प्राइमरली द एग्जांपल्स लुक्स लाइक. अगर आप देखें तो ये जो होस्ट है इसने एक डेटाग्राम जो है वो एक पोर्ट क्रिएट किया है 9157 और इस पोर्ट से ये जो है ये मैसेज जो है उसको भेज रहा है. दूसरी तरफ देखें एक और होस्ट है. अब ये जब आप इसने जो अपने पास एक पोर्ट प्राइमरीली क्रिएट की है और उस पोर्ट जो कि डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर पोर्ट, सो वी कैन सी the ports are different. Then there is also a server socket and server port number which is different than these three. ये simple example है. इसमें जो है वो तीनों जो प्रोसेसेस हैं इन प्रोसेसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट पोर्ट यूज हुए हैं. तो when the communication is established, okay, when the communication is established, then the communication contains the packet contains the source port number and the destination port number. And this is very easy कि जो है वो प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो पहुंचेगा सर्वर पे, then the transport layer will direct and similarly when the communication is returned from the or the response is returned from the server to the client, then as you can see the source port and the destination ports are reversed in that packet. So this way the transport layer on the client knows कि जो है वो इसको किस
प्राइमरली प्रोसेस किस पोर्ट पे भेजना है, एंड द प्रोसेस इज लिसनिंग ऑन दैट पोर्ट एंड इट विल देन रिसीव दैट मैसेज आर सेगमेंट. So this communication can also be understood with the communication with the other process. अगर आप देखें कि ये प्रोसेस P4 है, अगर ये P1 से कम्युनिकेट करता है तो हम यहाँ पे क्या सोर्स पोर्ट और क्या डेस्टिनेशन पोर्ट लिखें. जी, सोर्स पोर्ट जो है वो तो हम 5775 लिखेंगे, जबकि जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगी वो हम 6428 लिखेंगे. और यही इंफॉर्मेशन जो है ये जब जो पैकेट है वो P1 से P4 की तरफ आएगा तो ये आपस में इंटरचेंज यानी रिवर्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट होगी वो फिर जो ये 6428 होगी और जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगी वो 5775 होगी. तो इस तरीके से जो है ये प्राइमरली जो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है ये इम्प्लीमेंट होगा. Okay, in connection oriented demultiplexing, both source IP and destination IP address will also be available in the primarily जो पैकेट है उसके अंदर. So the TCP socket identified by a four tuple. Four tuple mean a construction or a data structure which has 4 variables inside. So these 4 variables are related with the IP address and the port numbers for the source and the destination. So the demultiplexing at receiver side uses all 4 values to direct segment to appropriate socket. So server host may support many simultaneous TCP sockets and each socket identified by its own port tuple. Okay, web servers can have different sockets for each connecting client, and non-persistent HTTP will have different sockets for each request. क्योंकि जो HTTP सर्वर्स या वेब सर्वर्स हैं, अगर तो वो हर क्लाइंट के लिए एक सेपरेट जो प्रोसेस है या थ्रेड है वो क्रिएट करते हैं, तो उस सूरत में जो है वो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. लेकिन अगर एक ही प्रोसेस होता है तो फिर उस सूरत में, लेकिन जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है वो सेम है. सिर्फ अब इसमें फ़र्क ये आ गया है कि अब इसमें जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो उसमें पोर्ट के साथ साथ सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी भी मौजूद होगा. ये इन एडिशन टू यूडीपी है जिसमें सिर्फ हम सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट्स की बात कर रहे हैं. So as you can see, there are 3 systems and 2 clients and 1 server process. So clients are running single and dual processes, whereas the server is running 3 processes. And the communication shows how this source IP and the destination IP and the ports are assigned. हम इसमें सिर्फ एक communication को देख लेते हैं, बाकी communication similar है. So this is the host A and we have the host B. तो IP address की बजाय A और B लिखा हुआ. So whenever a communication occur, अगर हम इस पैकेट की बात करें जो कि P3 से P4 की तरफ जा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि सोर्स IP एड्रेस जो है और जो सोर्स पोर्ट है वो सोर्स एड्रेस A है और जो पोर्ट जो यहाँ 9157 जो इसके साथ असाइन है उसकी
9157 और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो 80. So all processes are running on 80 port. So the IP and the port. So IP of the host B and the port of host 80. जब ये रिवर्स कम्युनिकेशन होगी तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो सोर्स IP जो है वो अब ये B80 हो जाएगा और जो डेस्टिनेशन है वो A9157 हो जाएगा. तो जो सिमिलर जो हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था वहाँ सिर्फ और सिर्फ पोर्ट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो साथ साथ IP एड्रेस की बात भी हो रही है. चूँकि ये थोड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है और जो उसमें नई चीज़ें आ रही हैं वो मज़ीद इस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है. ये इंफॉर्मेशन तो किताब से आ रही है. ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन हियर. ओके स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट कम है. और कौन स्टूडेंट कम है? इफ देयर इज ए स्टूडेंट जो कम है तो अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी ना. अटेंडेंस हम नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे.